सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल और रेणु चतुर्वेदी को हरितालिका तीज की बधाई के साथ नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत बधाई हो आपको और हमारी सभी सुनने वाली सखियों को आज के दिन की यानी हरितालिका तीज की। और ये बताइए क्या क्या तैयारियां हैं? तैयारियां पूरी जैसी होती हैं, यानी कि बालुका की जो बालू की प्रतिमा बनाई जाती है वो तो बना लिया है। अब जब सखियों से मिलकर जाएंगे तब पूजा भी कर लेंगे, थोड़ी थोड़ी सांध्य बेला हो जाएगी, उसकी उस समय पूजा कर ली जाएगी। और सुबह तो एक बार पूजा करी ही गई है, की ही गई है। लेकिन एक बात और है, जो तैयारी की बात है इसमें तो सबसे बढ़िया है ना, अपना निर्जल है, बैठे रहो आराम से। लेकिन एक बात तो है ना रेणु जी कि हम लोग तो बैठ सकते हैं आराम से निर्जल रहकर भी, लेकिन घर वालों को तो निर्जल नहीं रख सकते ना, बच्चे पति, उनके लिए तो कुछ ना कुछ बनाना ही बनाना है। राजुल, ये सब त्योहार इसीलिए आते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को संयमित कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में रख सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि आप कोने में बैठी रहिए भूखे प्यासे, आज हम प्यास पानी नहीं पिएंगे। ऐसा नहीं है। आप खाना बनाते हुए कैसे अपनी इंद्रियों पर संयम रख सकती हैं, यही तो बात है। और खाने भी कैसे कैसे, आज तो अच्छे खासे व्यंजन बनते हैं भाई, तीज का त्योहार है और कल गणेश चतुर्थी है। क्या बात है। तो फिर व्यंजनों की बहार होती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन क्या कुछ व्यंजन बताने वाली हो? हाँ, आज तो सोच रही हूँ कि बताऊं। हाँ भाई, क्योंकि पिछली बार तो हम लोगों ने नहीं बताया था, क्योंकि बहुत कार्यक्रम कुछ इस तरीके से था। 15 अगस्त के बारे में था, शायद वही कार्यक्रम था, तब हमने नहीं बताया था, तो काफी जमा हो गया है। तो विधियां हम बताएंगे। लेकिन हाँ, जो हरितालिका तीज की बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि किस तरह से हम ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अकेले कहीं बैठ जाएं और चुपचाप और सिर्फ भगवत भजन करें। समाज में रहते हुए अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए किस तरह से हम अपने को एक तरह से तपस्या की इस घड़ी में खड़े रह सकते हैं, यही तो बात है। और ये तपस्या अगर देखा जाए तो इंसान के खुद के लिए, जो स्त्रियां हैं उनकी खुद की तपस्या है ये, क्योंकि ये जो व्रत का फायदा है ये कहा जाता है, धार्मिक दृष्टि से देखें तो मतलब कह सकते हैं कि इसका फायदा किसी और को भी मिल रहा है, पति को मिल रहा है। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो इससे अपने अंदर भी एक फायदा आ रहा है, वो ये है कि हमारे शरीर में जितनी भी अशुद्धियां हैं वो सब निकल रही हैं। बिल्कुल। और उनसे हम दूर हो रहे हैं। बहुत प्रामाणिक तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन बराबर जहां हम पढ़ते हैं तो ये भी सुनने में आता है कि वर्ष में एक बार पूरे दिन निराजल रहना स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकर होता है। वैज्ञानिक रूप से ये भी प्रमाणित है। और वहीं एक बात और भी है, जो कहते हैं हफ्ते में एक दिन उपवास रखें, वो भी इसीलिए कि हमारा जो शरीर है, जो टॉक्सिन्स है वो निकल जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारा जो है शरीर पूरा रिसाइकिल हो जाता है। बिल्कुल। और ये अगर ये महीना देखें ना, ये जो चौमासे वाला महीना होता है, उसमें तो बहुत सारे ऐसे व्रत और त्योहार आते हैं जिनमें आपको व्रत करना है और व्रत करने के बाद फिर उत्सव मनाना है। क्यों? और इसीलिए क्योंकि ये जो वर्षा ऋतु के दौरान जो शरीर में तमाम तरह के असंतुलन पैदा होते हैं, आपका कई बार आपका पित्त बढ़ने लगता है, वो सब और वैसे जो भी समस्याएं होती हैं, कमजोर रहता ही है। ये तो सबको पता है कि पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और वहीं खाने की बड़ी इच्छा होती है, क्योंकि मौसम बड़ा मजेदार रहता है। तो इन सारी चीजों को संतुलित करने के लिए ये सारी चीजें बनी हुई हैं, धार्मिक प्रवृत्तियां बनी हुई हैं, अनुष्ठान बने हुए हैं, जिनके लिए हम भूखे भी रह लेते हैं और फिर बढ़िया बढ़िया खा भी लेते हैं। अच्छा रेणु जी, मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक स्त्री थी जो कि बहुत विधि विधान से व्रत रहती थी। मतलब कि व्रत रहना है, जैसे रहना है तो पानी की एक बूंद, जितने बजे तक कहा गया है कि अगर रात में 12 बजे के बाद नहीं पीना है तो वो पिएंगी नहीं पानी, और चाहे जितनी तबीयत खराब हो वो फिर व्रत पूरा निभा के और बहुत उस तरह से व्रत रहेंगी। लेकिन इसके साथ ही साथ सारे पकवान भी बनाती थी। लेकिन उस दिन घर वालों की तो समझ लीजिए शामत आ जाती थी, इतनी डांट खाते थे बेचारे। क्यों?
ये जो कहानी तुम सुनाने जा रही हो ना, पूरा वातावरण जो है ना वो पता लग रहा है सामने आ रहा है। ठीक है, सुना लो, ठीक है, ठीक है। और अब भाई बहुत सारी सखियां समझ गई होंगी कि ये राजुल कौन से दृश्य का वर्णन करने जा रही हैं। कई बार होता सबके नहीं घर में नजारा होता होगा हाँ ऐसा, कि है ना? भूख लगी है, प्यास लगी है, और भाई गुस्सा नहीं कहीं और समझ, निकल रहा है। गुस्सा कहीं और निकल रहा है, घर वाले भाई नहीं समझ में आ रहा, या तो आपने हर दिन उनसे काम कराया होता, रसोई का कुछ कुछ सहायता ली होती, आप एक दिन अचानक बच्चों से या पति से ये उम्मीद करेंगी कि वो सहायता कर देंगे आपकी आके रसोई में, और जो आप चाह रही हैं बिल्कुल वही ठीक ठीक समझ लेंगे। तो ये बात तो थोड़ी मुश्किल वाली बात है, इसलिए व्रत ऐसी के साथ मुश्किल साथ काम न करें, और खास तौर से परिवार से तो उम्मीद न करें। आपके में अगर हम बराबर कार्यक्रम में कहते हैं कि हम सखियां जो हैं उनको हम कोई भी चुनौती दें तो वो उसको सहर्ष स्वीकार कर लेती हैं और उसमें बिल्कुल खरी उतरती हैं। लेकिन कृपया परिवार के सदस्यों से इस तरह से कोई चुनौती न दें और उन्हें संघर्ष का सामना न करने दें। आपका व्रत है, आप रहें आराम से, और परिवार वालों को उसका ठीक है पाप पुण्य जो मिलेगा वो देखा जाएगा बाद में। भाई वो सब तो मृत्यु के बाद मिलेगा, अभी का देखो पहले। क्योंकि अभी सामने के सामने उनको जीवन जीने दीजिए। और अक्सर कभी कभी ऐसा भी होता है राजुल कि सुबह सुबह कुकर में खिचड़ी बना दी जाती है और एक वो नीचे प्लेटफॉर्म के किनारे कहीं रख दिया जाता है, उसी में से काट काट के लोग खिचड़ी खाते हैं, क्योंकि आज घरवाली का जो है वो व्रत है। तो भाई ऐसा न करें कि आप तो तपस्या कर ही रही हैं। क्योंकि मेरा व्रत है इसलिए बाकी सब भूखे, सब तपस्या करेंगे। अरे मतलब ये हंसी मजाक की बात है। हाँ। लेकिन एक बात और है, ये जो इस वक्त खास तौर से बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारी जगहों पर ये त्योहार मनाया जाता है। कहीं निर्जल, कहीं शाम के समय सिर्फ कुछ लोग सूखे मेवे या पानी पी लेते हैं एक बार, क्योंकि हम लोगों क्या बहुत सारे समय ऐसा भी कहा जाता है कि कभी आप बीमार हो, कहीं यात्रा में हो या आप वृद्ध हो गए हो, तो इन सारी चीजों में थोड़ी थोड़ी छूट है। जैसे तो, आपकी शारीरिक क्षमता हो उस तरह से व्रत रहें। कोई जरूरी नहीं कि आप निर्जल ही रहें, आप भाई पानी भी पी लें, वो आप कर लें, लेकिन अपना गुस्सा दूसरों पे जब आप उतारते हैं तो व्रत टूट जाता है, आपका व्रत नहीं रहता। और फिर ये सोचिए ना कि ये समय तो मतलब आपके सजने सावन के या चौमासे के जो होते हैं। एक मिनट मतलब अगर हम सज सवर गए तो जब हम क्रोधित होते हैं तो चेहरा और सुंदर नहीं लगता है। ये किसने कह दिया कि अगर आपके सजने संवरने का समय है तो आप गुस्सा नहीं कर सकती? भाई उस पे जो है ना आपको रूज नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि आपके गालों पर लाली जो है वो स्वयं आ जाएगी। लेकिन कृपया न करें ऐसी लाली मत लाएं। और ये जो रूज लगा लें, हाँ बिल्कुल लगा लें, और इससे ताकि चेहरे जो हैं बाकी सबके भी खिले रहेंगे, गुलाब की तरह गुलाबी गुलाबी रहेंगे, तो आप उनको देखकर खुश हों, और उससे जो आपके चेहरे पर ललाई आएगी, गुलाबीपन आएगा, उसका मजा और होगा। एक बात और है, व्रत का मतलब जो है बार बार हम कहते हैं, जैसे रोजा भी रखते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि सिर्फ खाने का नहीं होता है। संयम जो होता है, हमें अपने व्यवहार का, अपनी निगाहों का, अपने वचन का, अपने सुनने का, हर चीज पर हमें संयम रखना होता है। हाँ। तो बहुत सारी चीजों के संयम की बात हम करेंगे, और जगहों पर कैसे कैसे ये हरितालिका तीज मनाई जाती है हम एक प्रदेश के बारे में और बताएंगे। लेकिन पहले जब राजुल गीत सुनाएंगे तब। हाँ। ले लो चूड़ियाँ, ओ ले लो चूड़ियाँ, मैं लाया निराली रंगदार। ले लो चूड़ियाँ, नीली नीली काली काली पीली पीली गोरी गोरी बाहों का सिंगार। ले लो चूड़ियाँ, ओ ले लो चूड़ियाँ, मैं लाया निराली रंगदार। ले लो चूड़ियाँ, चूड़ी चूड़ी वाला भाभी या ननंद या भतीजी हो या खाला, भाभी या ननंद या भतीजी हो या खाला, सबकी पसंद लेके आया चूड़ी वाला। हाथ की शोभा दिल की ठंडक नैनों का खुमार, हाथ की शोभा दिल की ठंडक नैनों का खुमार। ले लो चूड़ियाँ, ले लो चूड़ियाँ, मैं लाया निराली रंगदार। ले लो चूड़ियाँ, चूड़ी चूड़ी वाला कोई हो कम
प्यारी, जिसने भी पहनी मेरी चूड़ी ना उतारी। कोट का धंधा करे न बंदा, आजमा लो एक बार, हाँ कोट का धंधा करे न बंदा, आजमा लो एक बार। ले लो चूड़ियाँ, ले लो चूड़ियाँ, मैं लाया निराली रंगदार। ले लो चूड़ियाँ। चूड़ी चूड़ी वाला, शौक है अमीर का गरीब का ये गहना, शौक है अमीर का गरीब का ये गहना। बोलो बहनों सच है या झूठ मेरा कहना। कैश नहीं तो कल दे देना, दे दूंगा उधार। आज नहीं तो कल दे देना, दे दूंगा उधार। ले लो चूड़ियाँ, ले लो चूड़ियाँ, मैं लाया निराली रंगदार। ले लो चूड़ियाँ। नीली नीली काली काली पीली पीली गोरी गोरी बाहों का सिंगार। ले लो चूड़ियाँ, ले लो चूड़ियाँ, मैं लाया निराली रंगदार। ले लो चूड़ियाँ। भाई ये जो मौसम है ना, तो वाकई आज के लिए तो खास तौर से सुबह से रंग बिरंगी चूड़ियां पहनकर और सब श्रृंगार के जितने सामान है, अब 16 श्रृंगार तो नहीं कह सकते कि ये अब संभव नहीं है आजकल, लेकिन हाँ फिर भी जितने श्रृंगार के सामान थे सब ने अपनी अपनी पेटी से निकाल कर धारण कर लिया है। बड़ा खूबसूरत सा समा बन जाता है ना राजू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर लगने लगता है और एक उत्साह सा आने लगता है जब भूल जाते हैं सारी थकान, सारी भूख प्यास, जैसे जैसे तैयार होकर। और साथ में जो जिनके साथ पूजा करते हैं वो लोग भी आते जाते हैं जब साथ में। बहुत सारी जगहों पर कुछ साथ में पूजा की जाती है, बहुत सारी जगहों पे लोग अकेले करते हैं, लेकिन कुछ नए अगर आस पड़ोस में कोई आ गया है तो उसको भी बुला लेते हैं, भाई नई बहू है चलो साथ में, अकेले कहाँ रहेगी। तो ये सब है, लेकिन आजकल तो कुछ ऐसा है माहौल की सब लोग अकेले कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जुड़ जाते हैं आजकल फोन के माध्यम से या कहीं से भी। लेकिन हाँ, जो हम बात कर रहे थे गुजरात में खास तौर से इसे केवड़ा तीज के नाम से कहते हैं। अच्छा। और बहुत शिव जी को सब चीज चढ़ाई जाती है, मतलब तरह तरह की जो वनस्पतियां होती हैं वो ला ला कर चढ़ाया जाता है उनको। यहाँ तक कि गन्ने का रस भी वो रखते हैं और वो भी चढ़ाते हैं। इतने तरह से पूजा की जाती है कि हम क्या बताएं। और मतलब जितने तरह की वनस्पतियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं केवल बेल पत्र, जो भी जिनका नाम पता है नहीं पता है वो सब चढ़ाते हैं और खूब ढेर सारे बड़े से डल्ले में ला के और वो उनको चढ़ाते हैं। तभी हरियाली तीज कहा जाता है, इसीलिए हरितालिका। और उसके साथ साथ जो है ना, उस दिन आज के दिन खास तौर से सुबह से जो सुहागिनें होती हैं या जो लड़कियां भी होती हैं, वो अपने बालों में केवड़े की पत्ती और उसका छोटा सा फूल भी लगाती हैं। कुछ नहीं तो पत्ती जरूर लगाती हैं। अब देखिए ये प्रचलन है, हमें लगता है शायद इसलिए कि केवड़ा जो है वो फूल बहुत कम लोगों को पता है, बहुत अच्छी खुशबू देता है ना। उसको पहले कभी गर्मी के दिनों में पानी में डाल दिया जाता था और केवड़े का पानी भी कभी केवड़े के इत्र आते हैं और वो इत्रों का प्रयोग पानी में डालकर उसके मतलब जो आपके मेहमान आते थे, अगर कोई पार्टी है तो उसमें स्वागत में गर्मियों में जो खस के पर्दे लगते थे उसमें भी तो केवड़े की महक आती रहती थी। कई कई जगहों पे केवड़ा डाल देते थे पानी में। उसमें खस की, लेकिन केवड़े की पानी जो है वो खास तौर से शादी ब्याह में अगर बारात आने वाली होती तो उसके स्वागत के लिए केवड़े का पानी दिया जाता था। ऐसे केवड़े का दूध, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रचलन में है। और ये सब और इसके फायदे भी बहुत हैं। केवड़े का शरीर को ठंडा रखता है, पित्त नहीं बढ़ने देता, इस तरह की कुछ फायदे हैं। बिल्कुल है, जैसे गुलाब जल का फायदा है वैसे केवड़े के भी पानी का फायदा है। तो इस तरीके की चीजें जो है, खुशबू तो मतलब क्या बताएं, माशाल्लाह होती हैं। लेकिन ये जो हरितालिका तीज है वो अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों पर मनाई जाती है। हम सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश का ये खास त्योहार है, वहीं पर बिहार में भी होता है, राजस्थान में भी होता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन जब गुजरात में देखा तो वाकई राजुल इतना अच्छा लगा कि क्या बताएं कि अच्छा यहाँ पर भी होता है। और सब लोग बराबर, हमको तो यूपी का समझ के सब ऐसे कि अच्छा हाँ आप तो व्रत होंगी, आप तो व्रत होंगी। तो एक बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ पर एक समूह में जिस तरह से इस तीज त्योहार को मनाते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारे देश की एक विविधता में एकता की जो परंपरा है वो खास तौर से त्योहारों पर दिखाई देती है। और एक बात और कि हमारे देश में जो जितने त्योहार होते हैं वो मौसम से और ऋतुओं से जुड़े हुए हैं। मतलब यानी कि जैसी प्रकृति होती है और जैसा उसके साथ साथ हमारे शरीर की प्रकृति
समाप्ति हो जाती है, उसी के अनुरूप त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन जो तुमने अभी हम लोगों ने ये गीत सुना ना, जैसे केवड़ा चूड़ी वाला नहीं पता, वैसे ही ये जो मनिहारी गीत है ना, हाँ, तो ऐसे ही मनिहार जो है हम आया करता था, चूड़ियां पहनाया करता था। कोई कोई काकी भी, दादी भी होती थी जो कि चूड़ी का बड़ा सा डलवा लेके आती थी और आके चूड़ियां पहनाती और हर थी। नाप की चूड़ी रखती थी। फिर हम लोग अपने हाथ बढ़ा बढ़ा कर बताते छोटे थे छोटे बच्चे भी कि हाँ भाई, उसमें हर साइज की चूड़ी होती थी, हर नाप की, बच्चों से लेकर बड़ों तक की। फिर कच्ची चूड़ी होती थी, पक्की चूड़ी होती थी, है ना? अच्छा, ये चूड़ियां बस ज्यादा दफा नहीं पहनी है, मतलब कुछ ही बार पहनी है, लेकिन उन चूड़ियों का जो आकर्षण है वो आप बड़ी से बड़ी दुकानों में जाकर जो शोकेस में सजी हुई चूड़ियां रहती हैं उनसे कई गुना ज्यादा होता था। वो डलवे में ऐसी जगमगाती रहती थी वो चूड़ियां कि लगता था कि क्या खजाना है। और उन चूड़ियों का जो माला बनाते हैं ये लोग, उसको एकदम जो कहते हैं ना कि उसका एक तरीका है, हाँ। एक टिपिकल तरीके का उसका एक अंदाज है, उसकी जो विधि है वो कुछ इस तरीके की है कि ये लोग कहते हैं जब उसका पूरा माला बनाते हैं और एक दूसरे में उसको सटा कर रखते हैं तो कहते हैं ये इसके ऊपर आप अगर बैठ भी जाएं तो ये टूटेगी नहीं। हाँ। तो भाई ये जो कला है ये अपने आप में एक हुनर है अलग तरीके का, जिससे लगता है कि ये कहीं किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया है, परंपराओं से चला आता है। सही बात है। परंपराओं से बहुत सी चीजें कितनी हम लोगों के परिवार में, हम लोगों के जीवन में आती जाती हैं और कई बार वो परंपराएं अच्छी होती हैं, कई बार खराब भी होती हैं। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, उसके बारे में भी बात करनी है रेणु जी आज। बिल्कुल, बहुत सारी परंपराएं तो हैं, लेकिन उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन एक आज बहुत अहम विषय पर बात करेंगे कि क्या बेटी जो है वो माँ का विस्तार है और इसका क्या हम स्वरूप है, हम छवि है कि क्या है। इस पर हम विस्तार से बातचीत जरूर करेंगे। हर बेटी बनना चाहती है, हर बेटी को अपनी माँ से ज्यादा अच्छा कोई नहीं लगता, उसको बहुत प्यार होता है। इसके बाद की बात हम इस गीत के बाद करेंगे। चलिए। सुनो, कहो, कहा, सुना, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। सुनो, कहो, अरे कहा, सुना, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। अरे चली हवा, झुकी घटा, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। कसम ये दिलकश नजारे करते हैं इशारे जो समझे कोई। मेरे सनम ये खामोश आँखें भी करती है बातें जो समझे कोई। समझा नहीं तुम समझा दो। अरे सुनो, हाँ कहो, कहा, अरे सुना, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। अपने दिल पर तेरा नाम लिख दूं हर एक रंग में। बातों में ना उलझाओ। अरे सुनो, हाँ कहो, हाँ कहा, सुना, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं।
अच्छा कभी फिर बात छेड़ेंगे, मर्जी नहीं है तुम्हारी अभी। कुछ हो गया तो बड़ी होगी मुश्किल, ये छोटी उम्र है हमारी अभी। मैं क्या करूं बतला दो। सुनो, हाँ कहो। कहा, अरे सुना। कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। चली हवा, झुकी घटा, कुछ हुआ क्या? जरा सा कुछ हुआ तो है, जरा सा कुछ हुआ तो है, जरा सा कुछ हुआ तो है, जरा सा कुछ हुआ तो। भाई आंखों की ये जो बातें हैं ना ये जो देखने वाले हैं वही समझ पाते हैं। हम्म। लेकिन देखना जरूरी है मतलब। हाँ, बिना देखे तो आंखों की भाषा कैसे पढ़ी जा सकती है? आप मैंने सोचा शायद कान से सुन ले, लोग कहते हैं आंखें बोलती हैं, आंखें बोलती हैं, तो हम तो कान लगा के बैठे रहते हैं कि भाई अब सुनाई देगा, लेकिन सुनाई नहीं देता है। मतलब आंखों से ही सुनना पड़ता है, अभी पढ़ना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। भाई काम बहुत हो जाता है जब केवल आंखें काम करती हैं। कितना सारा काम करती हैं। तो भाई इस तरीके की तो बातें हैं वाकई, लेकिन जैसे कहते हैं ना, कुछ कहा क्या कुछ सुना क्या, तो ये बातें तो हैं। और हम जब बेटियों की बात करते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो हरितालिका तीज की बात है, जो तुमने कहा ना कि मौसम, त्योहार, सब चीजें जुड़े हुई हैं, तो वहीं पर कल सुबह जब व्रत का पारण करते हैं तो कुछ चीजें ऐसे निर्धारित कर दी गई हैं कि विसर्जन जो आपने बनाया है, बालों की प्रतिमा बनाई है, उनको सुबह आप सूर्योदय से पहले ही विसर्जित कर दीजिए और वहीं उससे पहले ही आप अन्न जल ग्रहण कर लें। हाँ। ये सिर्फ इसलिए कि ऐसा तो नहीं कि हम कमजोरी में, आलस्य में लेटे रहें और आराम से 7, 8, 9 बजे उठें और तबीयत खराब हो जाए। तो ये चीजें एकदम फिक्स कर दी गई हैं कि नहीं, आपको सूर्योदय से पहले ही जितनी जल्दी हो सके 4 बजे तक ये आप कर लें, मतलब एकदम ब्रह्म मुहूर्त में। और उसके साथ साथ एक बात और है कि हम लोगों का जैसा प्रचलन है कि नींबू को तवे पर या ऐसे गैस पर आंच पर सेक कर और उसमें नमक, काले मिर्च और काला नमक और वहीं शक्कर भी थोड़ी सी डालकर उसको गर्म कर लेते हैं, भुना हुआ जीरा पिसा हुआ, उसका सबसे पहले उसको जीभ पर रख के चाटते हैं। तो इस तरह से पित्त नहीं बिगड़ता। वही काढ़ा बनता है, व्यंजन में बताएंगे काढ़े को, ठीक है? नहीं बाद में बताएंगे। अच्छा बस और बाजार से कचौड़ी जलेबी का तो क्या कहना है। और घर में भी बना लीजिए, पकवान बनता है, बहुत सारे तरीके की, पापड़ी, मठरी, सुहाल और न जाने क्या क्या, गुजिया, समोसे भी इस समय जो बनते हैं उसमें खास तौर से आलू की जगह पूर भरा जाता है बेसन का, और उसके लिए दरबरा बेसन आता था। तो बहुत सारी और चीजें हैं जो इस समय खास तौर से आप तो बिल्कुल दस्तरखान सजाए दे रही हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब हम खा ही लग रही है ना। नहीं, कंट्रोल करो, कंट्रोल। संयम बरतिए, संयम रखिए। अच्छा, ये संयम बरतने की बात जो है वो कितनी बार माँ अपनी बेटी को सिखाती है? और ये घूम घूम के ना राजू चाह रही है माँ बेटी वाला तो प्रकरण छेड़ दे। बड़ा संवेदनशील है मामला तो है संवेदनशील रेणु जी, लेकिन ये जितना खूबसूरत रिश्ता है उतना ही ज्यादा कई बार बहुत नाजुक भी है। तो इसमें बहुत संभल कर सखियों कदम रखना चाहिए। और चूंकि हम खुद वाकई इस पर बहुत गंभीरता से बार बार विचार कर रहे थे और हम बहुत देर से इस पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि ये जो चर्चा हमने की वो आपसे भी बातें हम साझा कर लें, बातचीत कर लें। हो सकता है आपकी भी कोई अच्छी राय हमें मिल जाए। ये बात तो है बिल्कुल राजुल की, जब बच्चियां बड़ी होने लगती हैं खास तौर से, वैसे तो बचपन से ही हम देखते हैं और ऐसा लगता है कि बच्ची हमारी बिल्कुल प्रतिमूर्ति है, वैसे ही श्रृंगारदान के सामने खड़े होकर बिंदी लगाना शुरू करती है, बड़ी चूड़ियां ही हाथ में डाल लेती है जो उसके कंधे तक पहुंच जाती है ना। हमने भी बचपन में यही किया था, अब हमारी बच्चियां कर रही हैं, है ना। साड़ियां पहन लेती हैं, ये सब करती हैं और ऐसा लगता वही है छोटा सा कोने में जाके घर बनाती हैं और वहां पर कुछ नहीं तो खाना भी पकाती हैं। अच्छा, बड़े तरीके का आजकल वो खाने का जो सामान आ गया ना, बर्तन चौका, बहुत अलग तरह का आ गया, सुंदर सुंदर होते हैं। हमने तो भाई बचपन में ऐसे नहीं खेले थे। हमारे पास तो वो जाता भी होता था, चक्री भी होती थी जिसमें गेहूं पीसा जाता है, लेकिन आजकल तो ओवन वगैरह रहता है। लेकिन फिर भी रोटी तो उसी पर बेलनी है, चकले बेलन पर। तो ये आप बताइए सखियों की आटा देती है आपकी नहीं?
तो ये सारी बच्चियों को चीजें ना? जो है, हाँ, बच्चियों को हाँ। कि क्योंकि गंदा कर देंगी, तो किस तरीके से हम उनके ऊपर नियंत्रण रखते हैं और क्या क्या आजादी देते हैं और उसके बारे में वो क्या सोचती हैं? भाई हमको तो हमारी माँ ने आटा दिया अच्छा। और बहुत आजादी भी दी और बहुत प्यार सारी भी बात, दिया। हाँ, प्यार भी दिया। लेकिन एक बात है कि जहाँ अपनी माँ से बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत प्यार है उनसे, लेकिन फिर भी अगर कोई पूछेगा तो हम यही कहेंगे कि हम अपनी माँ जैसे नहीं बनना हमें चाहते। पता है, हमने पूछा था और राजुल ने यही कहा। ये तो हमें आज तक समझ में नहीं आया, इसीलिए हमने सोचा कि इस प्लेटफॉर्म पर जरूर इस विषय पर बात करेंगे। देखिए, क्यों? ऐसा होता है कि माँ को देख देख कर ही बच्चियां बड़ी होती हैं, और ये जरूर है कि माँ का बहुत असर होता है। एक आदर्श मानती हैं और उन्हें लगता है कि ये जो माँ है कह लो, या एक स्त्री है या एक महिला है जो हमारे सामने है, जो पूरे घर की धुरी है, घर को संभाल रही हैं, बखूबी निभा रही हैं सारे रिश्तों को, तो हम बहुत कुछ इनसे सीख लें। वहीं पर बहुत कई बार जब ससुराल चली जाती हैं तो ये भी रोती हैं कि माँ का हमने ये नहीं किया, माँ को हम ये करना चाहते थे, वो कैसे सारे दिन काम में लगी रहती थी, अब हमें थोड़ा सा भी करना पड़ रहा है तो बड़ा रोना आ रहा है। हाँ, तो ये सब चीजें उनको तब समझ में आती हैं। लेकिन फिर भी अगर उनसे कहा जाए कि क्या आप वैसा बनेंगी, तो कहीं ना कहीं वो अपने को थोड़ा सा उनसे अलग कर लेती हैं, बदल लेती हैं, और यही कहती हैं कि नहीं, माँ जो ये करती थी इसकी वजह से वो इतना परेशान रहती थी, तो हम तो भाई ये नहीं करेंगे, हम तो माँ जैसा नहीं बनेंगे। हमेशा एक बात ये जरूर देखी है कि बेटियां पूरी तरीके से माँ की अनुकृति होती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने अंदर कहीं एक दूसरी बात भी कहीं उनके अंदर विकसित होती जाती है, उनके व्यक्तित्व में, जो कि माँ से अलग होती है। यानी कि उनका एक अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व भी अपना निखारना चाहती हैं। और हमें लगता है कहीं नहीं कहीं राजू, तुम्हारी ही बात से ये एकदम स्पष्ट हो रहा है कि जो उनके में कमी दिखती है या जिसकी वजह से माँ को बहुत संघर्ष करना पड़ा या विषम स्थितियों का सामना करना पड़ा, और उसने संघर्ष को देखा, उनकी परेशानियों को देखा, महसूस किया उस बेटी ने, तब उसने विचार किया कि ये वाला जो पक्ष है वो हम छोड़ कर बनेंगे माँ। हाँ, वो छोड़ कर नहीं है, माँ तो बनेंगे, जरूर बनेंगे, लेकिन वो वाला पक्ष छोड़ देंगे। कहीं ना कहीं ये भी हमें लगता है राजुल कि ये पीढ़ी का जो अंतराल है वो भी है, पीढ़ी का जो अंतर है वो कहीं ना कहीं मायने रखता है, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते कि आपने बहुत त्याग किया, या घर में या सास ससुर हो, नंद हो या देवर हो या पति हो या जेठ हो, उनके संग जिस तरह से आपने सामंजस्य स्थापित किया, कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्रोमाइज किया, तो वो बच्ची चाहती है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। आप घर में, मायके में मम्मी आप बताती हैं कि नानी के घर में तो आप सुबह 7 बजे उठती थी, और आपने बताया कि आप ससुराल में आई और दिसंबर का महीना था, फिर भी आप 6 बजे 5 बजे उठ गई क्योंकि आपकी सासू माँ उठ गई थी। भाई हमसे तो ये नहीं होगा। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर बच्ची की कोई अपनी इच्छा पर आप जैसे चुप होकर सब कुछ सुन लेती थी ना, हम तो नहीं सुन पाएंगे। और ऐसा नहीं कि किसी ने बोला आलू की सब्जी बनाओ, किसी ने कहा करेला बनाओ, किसी ने कहा बैगन, और किसी ने कहा कि कद्दू, और आप सबकी फरमाइशें पूरी कर रही हैं। भाई हम तो एक सब्जी बना देंगे, जिसको खाना हो खाओ, नहीं खाना हो मत खाओ, नहीं तो बाजार से मंगवा लेना। तो ठीक है, हमें तो लगता है ठीक है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन और वहीं हमें ये भी लगता है राजुल कि अगर हमें कोई बेटी कहती है तो हमें लगता है वो परिस्थिति ऐसी थी जो हमने किया, वो भी कहीं गलत नहीं था। आप ग्लानि में मत जाइए, आप ये मत सोचिए कि अरे हमने ऐसा क्यों किया। हाँ। मत पछताइए, बिल्कुल कहीं से भी आप अपने अंदर ग्लानि या अपराध बोध मत लाइए। वो आपका घर था, जो आपको ठीक लगा आपने किया, वो समय की मांग थी। कहीं ना कहीं अगर आप में गुंजाइश है, आज आपको लगता है कि उन चीजों को आप छोड़ दें, कुछ अपने लिए सहूलियत निकाल लें, तो आप करिए जरूर, लेकिन कहीं भी अपराध मत रखिए। मुझे लगता है बिना अपराध बोध के जिए तो अच्छा रहता है, क्योंकि अगर अपने को कहीं पर भी अगर आपको ये लगेगा कि आपने पहले गलती कर दी है, पहले कुछ गलत किया, तो आगे का जीवन फिर कड़वा होता जाएगा। फिर हर जगह वो गलती आपके सामने आकर खड़ी होती रहेगी और आपके पैर रोकती रहेगी। हाँ। तो ये तो होता है, ये बात है। और जब आप अभी बदलेंगी तो हमें लगता है जो बिटिया रानी आपकी जो सोच रही थी कि मम्मी का ये वाला जो रूप है ना वो हम अपने में नहीं आने देंगे, तो उसे भी अच्छा लगेगा कि जो अब हम चाह रहे हैं वो मेरी मम्मी अभी बन रही है। थोड़ा सा कभी कभी बच्चियों को बहुत गर्व भी होता है इस बात पर, बहुत गर्व होता है जब माए उनकी बात सुनकर, समझकर
उनके साथ इस तरह से चलती हैं हाँ। कि बिल्कुल घरेलू होते हुए भी जब माँ की कोई ये खूबी बेटियां देख लेती हैं और माँ को आगे बढ़ाने लगती हैं कि माँ तुम ये कर सकती हो, तुम क्यों नहीं करती हो, तुम ये कर सकती हो। हमने एक कार्यक्रम में जैसे लिया था ना अपनी सफल महिला में कि वो 100 वर्ष की जो हमारी बहन है, हाँ। उन्होंने पेंटिंग शुरू की, वो 60 वर्ष के बाद उन्होंने पहला उनके पास राजस्व अर्जित किया, पैसा आया उनके पास, उनकी आमदनी हुई, तो ये बेटी को ही तो देख के मिला और बेटी कितनी खुश हुई होगी, ये सोचो जरा। तो बहनों, संभावनाएं कभी भी खत्म नहीं होती हैं, आप भी तलाशिए। आपकी बेटी कुछ कहती है, आपके बच्चे कुछ कहते हैं, तो उस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। ये सिर्फ संबंधों की बात नहीं है राजुल, वहीं पर पैसे खर्च करने की भी बात है। होता क्या है कि हम जब कमा रहे होते हैं, हो सकता है कि आपके पहले सीमित संसाधन थे, आप उतने में रह रही थी, लेकिन आज खूब अच्छे से अगर आपकी आर्थिक संपन्नता बढ़ गई है और बच्चे चाहते हैं कि नहीं खर्च करिए, तो ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आप जितना कर रही थी उतने में रहें, या बच्ची आज उसका 4 गुना कह रही है तो मत 2 गुने पर तो आइए, हाँ है ना? हाँ, सामंजस्य रहने बीच बना का रहने रास्ता। दीजिए। हाँ। यानी कि थोड़ा सा बढ़िए आप भी, ऐसा मत कहिए नहीं नहीं हमने तो ये सब नहीं कि हम जैसे हमें वैसे ही रहने दो। भाई इस जो संवाद को, इस डायलॉग को छोड़ दीजिए। क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं, आजकल की बेटियां, वो काफी सजग और बहुत कुछ जानती हैं। हाँ, तो उनकी बात भी सुनिए और उनकी बात सुन के समझिए कि वो क्या आपको दिखाना चाह रही हैं जो आपसे छूट गया है, जो आप नहीं देख पाए। बिल्कुल, जैसे पैसे की बात खासतौर से इसलिए हम इंगित करना चाहते हैं कि जैसे हमने ट्रेन में सफर किया, हमने यात्राएं ट्रेन में की, आज बच्चे चाहते हैं कि फ्लाइट से जाएं। ठीक है, आप बहुत महंगी टैक्सी या बहुत वैसा वो क्लास न लें, लेकिन फिर भी कुछ तो बीच का रास्ता अपनाइए ताकि बच्चे भी खुश हों और आप भी, जो बच्चे तो खर्च करने ही वाले हैं, आपकी तरह नहीं चलने वाले हैं, तो फिर आप क्यों मन मार के रह रही हैं? तो बढ़िए आगे थोड़ा सा, थोड़ा दो कदम आप बढ़िए। एक रास्ता ये भी, एक नौबत ये भी कई बार आ जाती है कि बेटियां माँ से कह देती बहुत कंजूस है आप। ये तो इतना सामान्य सा डायलॉग है जो हमें लगता है हर वक्त होता है, और कहते हैं तुम लोग कैसे रहती हो, क्यों रह रही हो ऐसे? अच्छा, और कुछ बच्चे तो इतने समझदार है, कहते हैं बहुत तुम लोगों ने कर लिया, अब पैसे उड़ाओ। तो भाई पैसे उड़ाइए मत, लेकिन ठीक से खर्च करिए। अपने सुख, बच्चे चाहते हैं कि अपने सुख का, अपने सब सुविधाओं का ख्याल रखिए, तो कुछ और थोड़ा वक्त अपने को भी दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए अपनी तरफ। तो अपने ध्यान देने की बात पर एक थोड़ा सा हम 2 लाइन जोड़ना चाह रहे हैं। हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा है, इन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छे प्रोग्राम्स चल रहे हैं विविध भारती के लिए, सोशल मीडिया से जुड़े बहुत सारे लोग नहीं हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है उसका, वो भी आपके कार्यक्रम के माध्यम से सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं और कार्यक्रम उन्हें बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत अच्छी लाइन जो उन्होंने कही है हमारे इस बात से जुड़ रही है, आपका जैसे माँ को अपने बच्चे की तरह अदा भाती है, जैसे पहले प्यार की हर बात सुहानी लगती है, वैसे ही विविध भारती की हर अदा, हर बात निराली है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, इतनी अच्छी बात सुन के तो मेरा तो दिन बन गया। और मुझे बस एक गिफ्ट दे सकते हैं गाने का, और बहुत खूबसूरत सा गाना है, बिल्कुल बहुत ही सुंदर गाना है वो गाना, बिल्कुल जो हम लोग बात कर रहे थे ना, उससे मैच करता है। क्या बात है। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई
नन्ही सी परी घर आती है और वो कैसे अपनी बन जाती है, और फिर उसके साथ कई बार जो माँ का रिश्ता बनता है वो कितना मीठा होता है। हमेशा मीठा होता है, लेकिन ये जब उंगली छुड़ा के जाती है ना तब बहुत तकलीफ देती हैं। सही बात है, ये तो है। लेकिन हम वहीं खुश भी रहते हैं कि बिटिया जा रही है। और अब तो बड़ा अच्छा हो गया है कि बच्चे जब बहुत परिपक्व हो जाती हैं तब हम शादी विवाह करते हैं बच्चों की, और बच्चे भी जब तक परिपक्व हो जाते हैं, मानसिक रूप से तैयार रहते हैं कि हाँ अब उन्हें माँ बनना है, तभी वो माँ बनती हैं। तो इस तरह से ये जो परिवर्तन आया है विवाह की उम्र में या माँ बनने की उम्र में, ये बहुत बड़ा बदलाव है राजुल। और हमें लगता है कि इस बात पर हर माँ को पूरा इस बात का सपोर्ट करना चाहिए। बहुत सकारात्मक बदलाव है, सही बात है। और इस चीज के लिए लड़कियों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाना भी चाहिए एक बात, क्योंकि ये है रेणु जी कि माँ बनने की उम्र में ज़रूर परिवर्तन आया है, लेकिन वो इतना देर भी ना हो जाए कि बहुत देर हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है। तो जो सही राय है वो माँ ही बता सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ की बात बच्चियां जो हैं वो ज़्यादा आसानी से अच्छी तरह समझ नहीं, बिल्कुल हर वक्त समझती हैं। और ये जो अभी हमने चर्चा की खास तौर से कि बच्चियां माँ जैसी क्यों नहीं बनती हैं, उसका भी आप विषय का जो है मर्म वो समझ गई होंगी आप, कि बच्चियां जो हैं वो माँ की जो जो कमियां हैं जिससे उनको तकलीफ हुई है उसको छोड़कर कुछ अलग अपना व्यक्तित्व बनाना चाहती हैं। ये जो समझ है वो भी कहीं ना कहीं माँ की ही दी हुई समझ होती है। हाँ। और जो समझ है ना, ये जो समझ के समझ रही हैं, और राजुल जो हमें उलझा रही हैं, व्यंजन आपको बताना है। हाँ, मैं तो व्यंजन बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप व्यंजन बता देंगे और काढ़ा नहीं बताएंगे जो कल सुबह पीना पहले है? बताना है। प्लीज बताइए ना काढ़ा। हमने सोचा अच्छा हाँ नहीं, पहले काढ़ा पियेंगे तभी पकवान खा सकते हैं। तो कल सुबह के लिए जब हम पारण की बात करते हैं सखियों, तो हमने जैसे पहले ही बताया कि नींबू आधा काट कर आप उसको किसी जाली पर आँच के ऊपर रख लें और उसको भून लें। यानी जब चुरचुराने से लगे, यानी उबलने सा लगता है जब नींबू का रस, तो उस पर थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्च चुटकी भर भुना हुआ जीरा पिसा हुआ, वहीं चीनी यानी शक्कर भी थोड़ी सी डाल लें और उसको पहले चाट लें या उसका रस कहीं निचोड़ लें और पी लें उसको। वहीं जो काढ़े की हम बात कर रहे थे, इसके लिए हमें चाहिए करीब 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची और करीब 8 दाने काली मिर्च। ये सारी चीज़ें हम एक जगह रख लेंगे, और थोड़ा सा जीरा भी चाहिए चुटकी भर। अच्छा। तो इसके लिए इन सारी चीज़ों को पहले दरबरा पीस दें, यानी कि अपने खल्लड़ में उसको कूच लें। लौंग, बड़ी इलायची और काली मिर्च। बड़ी इलायची के दानों को आप जब कूच लेंगी, वहीं काली मिर्च और लौंग भी कर लेंगी। उसके साथ आप किसी भी बर्तन में, कढ़ाई में या स्टील के पतीले में आप थोड़ा सा देशी घी डालें। करीब 2 या 3 चाय का चम्मच देशी घी डाल लीजिए। उसमें जब गर्म हो जाए तो जीरा थोड़ा सा डालें चुटकी भर, और उसके साथ ये तीनों चीज़ें डाल के तुरंत पानी डाल दें। और जब पानी डाल देंगे तो उबलने लगेगा खूब अच्छी तरह से, तब उसमें आप गुड़ डाल लें। गुड़ डाल कर भी आप काफ़ी देर तक उबाल लें। जाहिर है नाम है काढ़ा, काढ़े का मतलब ही है कि खूब अच्छे से उसको उबाला जाए। तो लगभग आधा तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा मतलब अच्छे से उबल जाए खूब, तब उसको आप किनारे रख लें। और गुड़ की जहाँ तक बात है वो तो अपने स्वाद के हिसाब से आप डाल लीजिए, और उसके बाद उसको पिए धीरे धीरे। गरम गरम चाय की से पहले अगर उसको पी लेंगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर गुड़ नहीं डालना चाहती हैं आप तो उसको शक्कर भी डाल सकती हैं। ये काढ़ा वैसे भी जब आपका सामान्य तौर पर खांसी आदि हो तो भी आप इसका प्रयोग आराम से कर सकती हैं, या पाचन बिगड़ा हो खास तौर से तब भी आप इसका सेवन करेंगी तो बहुत लाभ मिलेगा। तो ये तो काढ़ा हो गया। आजकल के दौर में यानी कोरोना काल में खास तौर से ये जो है काढ़ा और ये जो नींबू है, इन दोनों का सेवन तो जरूर कीजिएगा। व्यंजन तब खाइएगा। अब व्यंजन खाने के लिए आप तैयार हैं? हाँ। अच्छा, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। अनरसे की गोलियां। हाँ, अच्छा चलिए तो अनरसा ही बना लेते हैं। अनरसा बनाने के लिए सबसे पहले तो सखियों को चावल पहले से धो के और भिगोना पड़ेगा। वो रात भर अच्छी तरह से भीगा हो भाई ये बात गौर से सुनिएगा, ये सिर्फ सखियां बनाएंगी, ये सखा लोग नहीं बनाएंगे। हाँ, नहीं बना सकते हैं भाई, छोड़ देते हैं, मतलब हमारे सभी श्रोताओं के लिए। हाँ, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि अनरसे का जो अब ये अगर चुनौती दी ना तो सब लोग बनाएंगे। चलिए तो चुनौती हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे श्रोता लेते हैं और कौन कौन बनाते हैं इसको। चावल अच्छी तरह से भीग जाए 6-7 घंटा, और उसके बाद कोई भी हो सकता है, कोई छोटे दाने वाला ले सकते हैं ना। बहुत महंगा चावल न ले, छोटे दाने वाले चावल ले लें, और टुकड़ा भी ले सकती हैं आप। और उसको निकाल लें उसके बाद, और छन्नी में छान के एक कपड़े पे फैला दें। अच्छा, ऐसे फैलाएं कि उसका सब पानी जो है वो पूरी तरीके से निकल जाए।
अब निकलने के जब पानी पूरी तरह से वो चावल मतलब सूखे नहीं, हाँ, यही हम कहने सूखेंगे वाले थे, नहीं, हाँ। गीले रहेंगे चावल, लेकिन पानी ना रहे ऊपर पानी से। नहीं रहेगा उनमें बिल्कुल भी। फिर आप उनको अगर सिल बट्टा हो तो सिल बट्टे पर पीस लें, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो नहीं है तो आप मिक्सर में अच्छी तरह से उसको ऐसे पीसिए कि वो बिल्कुल पाउडर हो जाए। अच्छा, उसमें जरा सा भी जो होता है ना, दरदरापन नहीं हो। हाँ, रवा उसका बिल्कुल बचे ना। अच्छी तरीके से उसको पीस लीजिए और पीस के उसको निकाल लीजिए बाहर। अब आप उसमें गुड़ मिलाइए, अच्छा, गुड़ मिलाइए और गुड़ मिलाने के साथ उसमें आप जरा सा चम्मच से लेके थोड़ा सा, अगर जरूरत महसूस हो तो बांधने के लिए 1-2 चम्मच पानी भी उसमें डाल दीजिए। और इसके साथ साथ आप उसमें 1.5 चम्मच घी मिलाइए। जैसे आपने 1 कटोरी अगर चावल लिया है तो 1.5 चम्मच उसमें घी डालिए। अच्छा, देसी घी वो डालिए और उसको अच्छी तरीके से खूब मैश करके अच्छी तरह से मिला लीजिए। और फिर उसको इस तरह से सानिए कि वो आटे का जैसे डो बनता है ना, हाँ, वैसे बन जाए। उसके बाद उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए और यानी रोटी जैसा नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा ढीला होगा थोड़ा सा। हाँ, रोटी नहीं, ऐसा नहीं? गीला नहीं होगा वो, अच्छा। ज्यादा गीला नहीं होगा, वो थोड़ा सा सख्त ही होगा। अच्छा, रोटी गीला होगा जैसा। तो क्योंकि ऑलरेडी उसमें गेहूं गुड़ मिला पड़ा हुआ है तो बहने लगेगा। अच्छा, तो फिर वो फैल जाएगा, थोड़ा सख्त होगा। थोड़ा सख्त होगा। अच्छा। और उसके बाद फिर उसकी गोलियां आप बना लीजिए हम्म, और तिल में या कि फिर पोस्ते के दाने होते हैं उनमें लपेट दीजिए गोली को, या उसका गोली को ऐसे पेड़े जैसा भी बना सकते हैं, बना दबा लीजिए। सकते हैं। हाँ, और उसमें तल लीजिए तो कढ़ाई शेप में तो घी अपने डाल मन के। का दे सकते हैं, दिल का भी शेप दे सकते हैं। बिल्कुल, आप दिल का दे दीजिए आप आंखों का शेप दे दीजिए ये गोली बनाएंगे तो फिर तो दूसरे को मारने का मन करेगा। बिल्कुल। चलिए, ये तो ठीक अनारसे है। की जो गोलियां हैं, या हम जैसे पेड़े का शेप दें या लंबवत भी बना सकते हैं, थोड़ा सा ओवल शेप भी दे सकते हैं, अंडाकार भी दे सकते हैं। हाँ। बहुत सारे सांचे भी आते हैं जिनमें कि वो फूल पत्ती वाले जो बनते हैं ना, हाँ, वो भी आप बना हाँ, सकते हैं। जैसे कि जिसको बोलते हैं कि प्रिंट जिससे करते हैं ना, वो जो आते हैं सांचे जिससे कि मेहंदी वगैरह भी लगाते हैं लकड़ी के, उनसे भी डिजाइन भी बनाया जाता बन है इन पर, सकती है। बड़ी खूबसूरत बनता है। इसी तरह से बिहार में ठेकुआ भी बनता है इसी तरीके से, थोड़ा सा अलग का आटे का। हाँ। लेकिन हम वो नहीं बताने वाले हैं क्योंकि राजू दूसरा कोई व्यंजन बताने वाली है। अच्छा, तो मैं मीठा बताऊं या नमकीन बताऊं? अरे, तो अभी मीठा बताया था तो फिर से मीठा बता दूं? हाँ हाँ, ठीक मौसम है। ऐसा है। तो अब कल है गणेश चतुर्थी भी है, हम्म, तो उसके लिए मोदक बनते हैं। हाँ। मोदक बनने की एक विधि होती है, खास विधि होती है, और उस विधि को आप अगर अच्छी तरह से आप उसको करती हैं तो बिल्कुल वैसे ही मोदक बनेंगे जैसे परंपरागत बनते हैं मोदक। हाँ, यानी कि जो एक तरीके से शेप जो होता है वो कुछ कुछ कलश के ऊपर रखने वाला जैसा मोदक हाँ, होता है, और उस उसका तरह जो का होता है। भरावन होता है हाँ। वो भी कुछ खास होता अलग है। तरीके का होता है जी। तो हम चावल मेवा मोदक बताने जा रहे हैं। वाह, तो उसके लिए उनको सामग्री क्या क्या चाहिए होगी चावल मेवा मोदक बनाने के लिए? क्या? चावल का आटा 1 कटोरी होना चाहिए। 1 कटोरी चावल का चावल आटा। का आटा। हम्म, फिर पानी 1 कटोरी, घी 2 बड़े चम्मच, कसा हुआ नारियल 1 कटोरी, कसा हुआ गुड़ मतलब जो पीसा हुआ। हाँ, पीसा हुआ वो 1 कटोरी, कटे हुए काजू पिस्ता और बादाम, ये अपने एक इच्छा बड़ा हिसाब से जी। और किशमिश रख लीजिए 20-25, और थोड़ा सा हाँ। चुटकी भर नमक। अच्छा। अब क्या करेंगे कि चावल मेवा मोदक बनाने के लिए सबसे पहले पैन गर्म करके उसमें नारियल और गुड़ डालेंगे। जो अच्छा। नारियल कसा हुआ है और गुड़ जो पाउडर बना हुआ है उसको एक साथ डाल देंगे हाँ, उसी में। डाल देंगे। जब गुड़ अच्छी तरह पिघल जाए तब गैस बंद कर देंगे और सारे मेवा मिलाकर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये है हमारा भरावन, यानी कि जो मोदक के अंदर भरा जाएगा। लगभग जैसे कि अगर हम गुजिया बनाते हैं तो उसके अंदर जैसे भरावन अलग तैयार कर लेते हैं, वैसे ये तैयार होगा। वैसे ही तैयार होगा। अब पानी को उबालें, उसमें चावल का आटा, घी और नमक मिलाएं। अच्छा। और जब मिश्रण गाढ़ा होकर गूंधने लायक हो जाए। नहीं, सबसे पहले पैन में क्या डालेंगे हम इस समय? पानी। सबसे पहले पानी डाला। हाँ। अब पानी उबलने लगा तो उसमें धीरे 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 करके चावल का आटा डालेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि उसकी गोली ना बनने पाए, क्योंकि वो तुरंत ही नहीं बन जाए उसमें कुछ। और उसमें फिर घी मिलाएंगे, नमक मिलाएंगे। अच्छा। ये मिला के चलाते रहेंगे, घोटते रहेंगे। घोटते घोटते जब वो इतना गाढ़ा लगे भी नहीं, जलने न लगे और गुलठी भी ना पड़े, तो बराबर उसको चलाते रहेंगे और वो पक जाए ताकि। जब वो इतना गाढ़ा हो जाएगा कि उसको आप गूंथ सकें,
अच्छा। इतना आपको करना है। तब आप उसको उतार लें, थोड़ा सा ठंडा होने दें और फिर अच्छी तरह उसको आटे की तरह गूंथ लें। और हमें लगता है कि जब वो ठंडा होगा तो अपने आप वो, जैसे कि हम रोटी के लिए आटा बनाते हैं, वो वैसा अपने आप आ जाएगा उस स्वरूप में। फिर नहीं, अगर नहीं है तो थोड़ा सा ऐसे हाथ से कर लें। मतलब हाथ से उसको बराबर तो करेंगे लेकिन वो उतना गाढ़ा अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आटा पक चुका है चावल का आटे पानी में, तो वो गाढ़ापन आ ही जाएगा उसका। और उसके बाद उसको आप हाथ से संभाल लें अच्छी तरह से। फिर उसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लें। हाँ। छोटी छोटी बॉल्स बनाने के बाद हर बॉल को हथेली पर फैलाकर फैलाइए उसको जैसे आप फैलाते हैं, और फिर उसमें आप भरावन भर दीजिए जो आपका उसी अनुपात में रखें। जितनी बड़ी आपने गोली बनाई है, आपको अंदाज तो होगा ही, जितनी बड़ी आपने चावल के आटे की गोली बनाई है उससे थोड़ी सी छोटी गोली बनाकर भरावन उसमें रख दें। फिर उसको आप दे दें, मोदक का शेप दे दें। चारों तरफ से ऐसे पकड़ के जो पोटली ऐसी बनती है वो पोटली ऐसी बना लें और ऐसे सारे मोदक तैयार कर लें। एक पैन में पानी गरम करें और उसको 10-15 मिनट तक ये सारे मोदक पका लें पानी में। भपा ले, मतलब वो जो पैन में आप रखेंगी उसके ऊपर कोई दूसरा बर्तन रखेंगे, उसमें मोदक रखेंगे। जालीदार अगर बर्तन हो, जाली रखेंगे और उस पे भाप से उसको पका लेंगे। ऊपर से ढक्कन बंद करेंगे और उसको भाप से पका के, और फिर ऊपर से फिर हम चाहे तो मेवा और डाल सकते हैं। तो इसको जो भाप से पकाने की प्रक्रिया है सखियों, हमें लगता है राजुल की जैसे कढ़ाई में भी पानी रखकर या नीचे कटोरी रखकर उसके ऊपर कोई जाली की छन्नी हो या जाली वाला आपका बर्तन उस पर रख दीजिए और उसके बाद उसको ढक दीजिए। या आपके पास इडली वाली जो बर्तन आता है उसमें रखकर भी पका सकती हैं, बड़ी आसानी से पक जाएगा। और इस तरह से लगभग तो वो आटे जो है वो चावल का आटा पानी में पक चुका है, लेकिन एक बार और भाप बन जाने से, मिल जाने से उसको मुलायमियत आ जाएगी। क्या बात है। तो बस भगवान जी को चढ़ा दीजिए। तो गणेश चतुर्थी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस मिठाई के साथ साथ। और देखिए ना, आज तो वैसे हरितालिका तीज है, तो हरितालिका ऐसे नहीं, ऐसे भी है। तो उसके लिए हम एक थोड़ा सा गीत सुनाना चाह रही हो ना। तो ठीक है, सुनाओ ना। हमारी सारी सखियां कह रही हैं भाई कि हरितालिका तीज का गीत सुनाओ, और खूब अच्छे से हम झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और भजन कर रहे हैं, तो हम गीत तो सुनेंगे।
प्यार से गाते गुनगुनाते हुए आज का व्रत सखियां संपन्न कर रही हैं, और घर में भी ऐसे ही गाने गुनगुनाने का माहौल बना हुआ है। बना रहना भी चाहिए, बना तो हुआ है, लेकिन हमेशा यूं ही बना रहे, हम तो यही दुआ करेंगे। और जैसे कि आज हरितालिका तीज के साथ साथ केवड़ा तीज या और भी और अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम होंगे। हरितालिका की भी एक कथा जैसे है कि सखियां हर ले गई थी इसलिए हरितालिका नाम हुआ, या हरि की पूजा की इसलिए हरितालिका नाम हुआ। ऐसे बहुत सारी कथाएं प्रचलित रहती हैं। इसी बहाने हम कुछ कुछ कथाएं सुन लेते हैं, सुना लेते हैं बच्चों को, बच्चे भी सुन लेते हैं। तो ये सारी चीजें यूं ही बनी रहे, हम तो यही दुआ करेंगे। हाँ बिल्कुल। और ये जो गणेश कथाएं जी होती की हैं, बात, हाँ। इसमें कहीं ना कहीं वही बात होती है ना कि हर आस्था के पीछे जो भारतवर्ष की परंपरा संस्कृति है वो यही कहती है कि हर आस्था के पीछे कहीं ना कहीं जीवन को सुगम और वैज्ञानिक ढंग से जीवन जीने के तरीके बताने के लिए वाली बात होती है। यानी कि हमारा स्वास्थ्य भी बना रहे और हमारा जो पूरा शरीर है वो संयमित रहे, हाँ। और हम खुशनुमा जिंदगी जिए, वो इसीलिए ये सारी घर चीजें परिवार में भी सुख शांति रहे। अच्छा, घर परिवार में सुख शांति रहने के लिए पता है एक चीज और भी जरूरी है, अगर मीठा ही मीठा खिला दिया जाए ना। हम समझ रहे थे ये फिर कोई व्यंजन बताएंगे। तो एक नमकीन भी हो जाए। मतलब ये पहले नमकीन क्यों नहीं खिलाया? अब क्या करें, उस वक्त तो हमें लगा ना कि त्योहार में सबसे पहले तो मीठा खिला दिया जाए, इसलिए हमने पहले। हाँ, फिर ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब एक नमकीन बता देते हैं। जरूर, क्योंकि मेहमान जब आए या ना आए, लेकिन जब 4 लड्डू खा लिया जाता है तो उसके बाद थोड़ा सा नमकीन खाने का मन करता है, उसके बाद फिर लड्डू खाना होता है। हाँ, ठीक है। तो हम बता रहे हैं उनको, जो अप्पम होते हैं वो रवा सत्तू के अप्पम बनाने की विधि। अच्छा, क्या बात है। तो रवा और सत्तू के अप्पम बनाने के लिए जैसे आपने 1 कप रवा लिया और उसको दही में आधा कप दही में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, मिक्स करके रख दिया। इसके साथ उसमें आपको मिलाना है 1 चम्मच कसूरी मेथी, नमक स्वादानुसार, भुना हुआ जीरा मिला लीजिए, थोड़ी सी लाल मिर्च मिला लीजिए। भुना हुआ पिसा हुआ जीरा या केवल भुना हुआ? भुना पिसा हुआ। हाँ, अच्छा। जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, ये सब आप मिला के उसको रख दीजिए। अच्छा। अब आप सत्तू को लीजिए और सत्तू में आप थोड़ा सा 1 चम्मच जो कड़वा तेल होता है, सरसों का तेल, तो सरसों का तेल गरम कर लीजिए, उसमें आप थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा वो डाल लीजिए और उसको सत्तू में ऊपर से डाल दीजिए, जैसे तड़का डाला जाता है ना, दाल के में जैसे तड़का ऊपर से करते हैं वैसे छौंक लगा दें। हाँ, उस तरह से लगाइए। उसमें नमक मिलाइए, मिर्च मिलाइए, 2 कटी हुई हरी मिर्च मिला दीजिए उसमें, और इन सब 1 आधा चम्मच नींबू का रस मिला दीजिए। अरे वाह! तो वो हो जाएगा, अच्छा लगेगा, अच्छा सा स्वाद हो जाएगा। और फिर उस सबको मिला के आप तैयार कर लीजिए। ये भी एक तरह से भरावन हो गया। हाँ, उसकी आटे की जैसे थोड़ा आटे जैसा बना लीजिए, आटे का डो होता है ना जैसे, उसको पानी से सान के वैसा बना लीजिए। अब आपने जो अप्पम बनाने जा रहे हैं तो उसकी जो प्लेट होती है ना, छोटी छोटी इडली वाली, जो छोटे छोटे सांचे होते हैं, एक में करीब 8, 10, 12, 16 ऐसे वाला आता है। सखियों, अगर आपके पास नहीं है तो हम तो गुजारिश करेंगे खरीद लीजिए, क्योंकि वाकई ये बड़ी अच्छी सी चीज है। इसके बाद हम दूसरी चीज बताएंगे। हाँ, फिर इसमें तो वो कर लीजिए। और अब आपने जैसे अप्पम की एक खांचे में डाला, आधा चम्मच आपने रवा का मिक्सचर डाला, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा जो भरावन है सत्तू का, एक लोई वो लग के डाल दी, छोटी सी गोली डाल दी, उसके ऊपर फिर आपने थोड़ा सा अप्पम रवे का वो डाल दिया, और इस तरह से आपने सारी खांचे भर दिए और उसको आपने भाप में पका लिया या अवन में पका लिया, जैसा भी आपको ठीक लगे। गैस पर भी रख के आप आसानी से पका सकती हैं ढककर उसको। लेकिन उससे पहले एक चीज और है, अगर ये तो बहुत अच्छा बनेगा ही, यानी जब पक जाए उसको पलट लें और उसके बाद उसको करें, लेकिन उससे पहले सब में थोड़ा थोड़ा 2-2 मतलब चौथा चम्मच तेल डालकर, थोड़ा थोड़ा राई डालकर तब डालेंगी तो बहुत स्वाद आएगा। हाँ। और उसके बाद दोनों तरफ से उसको सेक लें और फिर खा लें। लेकिन अब समय समाप्त होने वाला है तो हम भागेंगे जरूर जल्दी से। हाँ, इतनी अच्छी चीज जाके खा के बनाएंगे और ये भी करेंगे। हाँ, ये बहुत हल्का होगा और इस त्योहार में आप कल दिन में इसका नाश्ता कर सकती हैं। सुबह इसका बहुत अच्छा नाश्ता होगा, हल्का खाना चाहिए। पकवान तो आपके पास बहुत सारे होंगे। उसके साथ ही गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरा त्योहार आपका बहुत खुशनुमा हो, बहुत आनंदमय हो। खूब आप भजन गाएं, गुनगुनाएं, ढेर सारा खाएं पिएं और मौज उड़ाएं। और हरतालिका तीज की भी ढेर सारी शुभकामनाएं सखियों को। तो सभी सखियों से ले रहे हैं इजाजत। आप सभी को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार।
सखी सहेली। सखी सहेली।